एक खिलाड़ी की शानदार कारकर्दगी, एक ऐसी सेंचुरी जो मतलब सालों तक याद रखी जाएगी। लेकिन मैच के आखिर में नतीजा? शिकस्त। आज हमारे पास जो ज़राए हैं ना, वो क्रिकेट की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी बयान करते हैं। जी, जहां इनफरादी हीरोइज्म और इज्तिमाई नाकामी दोनों एक साथ नजर आती हैं। बिल्कुल। और ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ आदादो-शुमार से कहीं आगे जाती हैं। सही कहा। ये तो टीम स्पोर्ट्स की नफ्सियात, दबाव और हिकमत अमली पर एक केस स्टडी की तरह है। तो आइए इसी केस स्टडी को खोलते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अहम वनडे मैच में भारत को मिला 338 रन का एक बहुत बड़ा हदफ। पहाड़ जैसा हदफ। जी, और इस पहाड़ जैसे हदफ के जवाब में विराट कोहली ने एक मास्टर क्लास इनिंग्स खेली, 124 रन बनाए। लेकिन कहानी का इख्तिताम खुशगवार नहीं था। पूरी भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो गई। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इस एक मैच में टीमों और खिलाड़ियों के लिए क्या सबक पोशीदा हैं। यही तो असल सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच का तज्जिया नहीं है। ये इस बुनियादी उसूल को समझने की कोशिश है कि अजीम खिलाड़ी आपको मैच जितवा सकते हैं, लेकिन चैंपियनशिप हमेशा अजीम टीमें ही जीतती हैं। वाह, क्या बात कही है। और ये मैच उसी फर्क को बहुत बहुत वाज़े तौर पर दिखाता है। तो फिर शुरुआत उस हिंदिसे से करते हैं जो सबसे पहले स्कोर बोर्ड पर नजर आया, 338। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये एक नफसियाती हथियार है। जब कोई टीम इतना बड़ा हदफ देखती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता होगा। देखिए, 338 का हदफ एक दीवार की तरह होता है। ये आपको ना शुरू से ही एक दिफाई पोजीशन पर धकेल देता है। आपकी हिकमत अमली सिर्फ रन्स बनाने की नहीं रहती, बल्कि ये बन जाती है कि इस दीवार को आहिस्ता आहिस्ता कैसे तोड़ा जाए। अच्छा। और सबसे पहली चीज जो जहन पर हावी होती है वो है मतलूबा रन रेट। इस केस में ये तकरीबन पौने 7 यानी 6.75 रन फी ओवर था। सुनने में शायद इतना ज्यादा ना लगे, लेकिन 50 ओवर्स तक। 50 ओवर्स तक इसे बरकरार रखना जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थका देने वाला काम है। और ये 6.75 का औसत भी तो बड़ा धोखा देता है ना, क्योंकि ये तो एक सीधी लकीर है, जबकि मैच कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। असल खेल तो इसी औसत के उतार चढ़ाव का है। मतलब अगर आप पहले 10 ओवर्स यानी पावर प्ले में 1 या 2 विकेट्स गवा देते हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है। जी। इस दौरान आपका रन रेट शायद 5 या 5.5 पर आ जाए। अब वो 6.75 का हदफ अचानक 8 या 8.5 रन फी ओवर का बन जाता है। यही वो प्रेशर पॉइंट है जहां दरमियानी ओवर्स में बल्लेबाजों से गलतियां होती हैं। क्योंकि अब हर गेंद पर बाउंड्री की तलाश शुरू हो जाती है। बिल्कुल, या फिर सिंगल्स लेने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि रनआउट का खतरा भी। तो ये एक जाल की तरह है। आप सुस्त खेलें तो रन रेट का दबाव, तेज खेलें तो विकेट गिरने का खतरा। इस मैच में भारतीय टीम इसी जाल में फंसती नजर आई। बिल्कुल, और यहीं पर न्यूजीलैंड की बोलिंग हिकमत अमली भी बहुत अहम हो जाती है। उन्हें मालूम था कि उनके पास दिफा के लिए एक बहुत बड़ा स्कोर है। उनका काम सिर्फ विकेट लेना नहीं था, बल्कि सिर्फ डॉट बॉल्स करवाकर दबाव बढ़ाना था। अच्छा, यानी हर खाली गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता गया। जी, हर खाली गेंद के साथ वो मतलूबा रन रेट का मीटर ऊपर जाता देख रहे थे और मतलब वो जहनी तौर पर जीत रहे थे। ये सिर्फ गेंद और बल्ले की जंग नहीं थी, ये वक्त और दबाव की जंग भी थी जो न्यूजीलैंड शुरू से ही जीत रहा था। इसी शदीद दबाव, बढ़ते हुए रन रेट और एक मजबूत बॉलिंग अटैक के बीच एक खिलाड़ी खड़ा होता है, विराट कोहली। 124 रन। ये इनिंग्स सिर्फ रन्स के लिहाज से बड़ी नहीं थी, बल्कि इस सूरत हाल के लिहाज से गैर मामूली थी। गैर मामूली से भी बढ़कर थी। ये एक तरह से एंटीडोट थी, उस तमाम दबाव का जवाब। कोहली की इस इनिंग्स की खास बात सिर्फ बाउंड्रीज नहीं थी, बल्कि जिस तरह उन्होंने इनिंग्स को चलाया। यानी पेस किया इनिंग्स को। जी, उन्होंने शुरू में वक्त लिया, विकेट की रफ्तार को समझा और फिर आहिस्ता आहिस्ता गियर बदला। उनकी इनिंग्स में आपको जारियत और इतिहाद का एक बेहतरीन इम्तिजाज नजर आएगा। वो जानते थे कि उन्हें आखिर तक खड़े रहना है। यानी वो सिर्फ अपने रन्स नहीं बना रहे थे, वो एक एंकर का किरदार अदा कर रहे थे, जो पूरी बैटिंग लाइनअप को अपने इर्द गिर्द जोड़कर रखना चाहता था। बिल्कुल, और इस किरदार में उनकी फिटनेस ने भी किलीदी किरदार अदा किया। जी, वो तो है ही। उन्होंने बाउंड्रीज के इंतजार में डॉट बॉल्स नहीं खेली, बल्कि फील्ड में गैप ढूंढकर 1 को 2 और 2 को 3 रन में तब्दील किया। ये चीज मुखालिफ टीम को सबसे ज्यादा थकाती है और स्कोरबोर्ड को भी चलता रखती है। सही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नफसियाती पहलू भी है। जब एक खिलाड़ी इतना गैर मामूली खेल रहा हो, तो दूसरे एंड पर मौजूद बल्लेबाज पर उसका क्या असर पड़ता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये उन पर से दबाव हटा देता है या उल्टा उन पर दबाव बढ़ा देता है कि भाई हमें भी उसी मेयार का खेल पेश करना है? देखें, ये दोनों तरह से काम कर सकता है। कुछ बल्लेबाजों को सुकून मिलता है कि उन्हें सिर्फ कोहली का साथ देना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, जैसा कि शायद इस मैच में हुआ, कि दूसरे बल्लेबाज या तो बहुत ज्यादा मोहतात हो जाते हैं कि वो अपनी विकेट गंवाकर कोहली को अकेला ना छोड़ दें, या फिर वो कोहली की रफ्तार से मैच करने की कोशिश में अपनी फितरी गेम से हटकर गलत शॉट्स खेल बैठते हैं। इसे कोई नाम दिया गया है? इसे हीरो इफेक्ट कहते हैं, जहां एक खिलाड़ी की चमक बाकी टीम पर साया डाल देती है। वाओ! और ये हमें सीधा इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले आता है। कोहली तो अपना काम कर रहे थे, एक एंड पर डटे हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि दूसरे एंड पर क्या हो रहा था? जी, क्योंकि 124 रन की शानदार इनिंग्स के बावजूद टीम 42 रन से हार गई। यानी कहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ आदादो शुमार में छुपी है। भारत का कुल स्कोर 296, कोहली का स्कोर 124। अगर हम कुल स्कोर में से कोहली के रन्स निकाल दें, तो बाकी बचते हैं 172 रन्स। सिर्फ 172? जी, सिर्फ 172 रन्स, जो बाकी 10 खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए। ये सिर्फ एक इज्तिमाई नाकामी नहीं है, ये हिकमत अमली की नाकामी को भी जाहिर करता है। इसको थोड़ा मजीद खोलें।
172 रन 10 खिलाड़ियों में, इसका मतलब है कि औसतन हर खिलाड़ी ने सिर्फ 17 रन बनाए हैं। ये तो किसी भी मेयार से बहुत कम है। बहुत कम। क्रिकेट में खास तौर पर बड़े हदफ के ताक़ुब में मैच इनफरादी स्कोर से नहीं बल्कि शराकतदारी यानी पार्टनरशिप से जीते जाते हैं। आपको 70-80 रन की 2 या 3 बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है। और वो यहाँ नहीं मिले, बिल्कुल नहीं। इस मैच में कोहली एक एंड पर खड़े रहे, लेकिन दूसरे एंड से उन्हें कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो उनके साथ 15-20 ओवर्स तक टिक सके। विकेटें वक्फे वक्फे से गिरती रहीं, जिसका मतलब था कि हर नए आने वाले बल्लेबाज को सिफर से शुरुआत करनी पड़ रही थी। और दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा था। जी हमारे जराये में जो जुमला इस्तेमाल हुआ है, इंडिया वर इवेंचुअली बंडल्ड आउट फॉर 296, बिल्कुल। वो भी बहुत अहम है। बंडल्ड आउट का मतलब सिर्फ ऑल आउट होना नहीं होता, ये एक तरह से बिखर जाने या अचानक ढेर हो जाने की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। ये एक बैटिंग कोलैप्स को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही कोहली आउट हुए होंगे, बाकी टीम ज्यादा देर मुजाहिमत नहीं कर सकी होगी। तो सारी उम्मीदें एक ही शख्स पर थी। यही तो बात है। ये इस बात का सबूत है कि पूरी टीम की बैटिंग की उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पर थी, और जैसे ही वो स्तून गिरा, पूरी इमारत जमीन पर आ गई। ये किसी भी टीम के लिए खतरनाक सूरत हाल होती है। क्यों? ये आपकी टीम को बहुत प्रिडिक्टेबल या काबिल पेशेनगोई बना देती है। मुखालिफ टीम की हिकमत अमली बहुत सादा हो जाती है। कोहली को काबू करो, मैच तुम्हारा है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि कोहली की शानदार कारकर्दगी ने एक तरह से बाकी टीम की कमजोरियों को छुपा रखा था, और जैसे ही वो आउट हुए, वो तमाम कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं? ये कहने का एक बेहतरीन तरीका है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक शानदार पेंटिंग बना रहे हो, लेकिन कैनवस का एक हिस्सा कमजोर हो। जब तक आपका ब्रश मजबूत हिस्से पर चल रहा है, सब ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही वो कमजोर हिस्से पर आता है, कैनवस फट जाता है। कोहली ने एक मास्टरपीस पेंट किया, लेकिन टीम का बाकी हिस्सा वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और बिखर गया। तो अब तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं और हतमी तस्वीर देखते हैं। हदफ 338, कोहली का स्कोर 124, जो कुल स्कोर का तकरीबन 42% है। 42%, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और भारत का कुल स्कोर 296, और शिकस्त का फर्क 42 रन। ये 42 रन का फासला बहुत कुछ कहता है। ये बहुत कुछ कहता है। ये इतना कम है कि आपको अफसोस हो कि जीत कितने करीब थी, लेकिन ये इतना ज्यादा भी है कि ये कारकर्दगी में एक वाज़ेह फर्क को जाहिर करता है। आप सोचें, अगर कोहली के अलावा सिर्फ 2 और बल्लेबाज 30-35 रन की इनिंग्स खेल जाते, जो वनडे क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं, तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये 42 रन उन छोटी छोटी शराकतदारियों की कीमत है जो बन ना सके। ये वाकई मंजिल के बहुत करीब लेकिन फिर भी बहुत दूर वाली क्लासिक सूरत हाल है। ये मैच हमें दिखाता है कि इनफरादी चमक दमक हेडलाइंस तो बना सकती है, लेकिन इज्तिमाई कोशिश ही ट्रॉफियां जितवाती हैं। बिल्कुल। कोहली की सेंचुरी एक हीरो की कहानी थी, लेकिन टीम की शिकस्त एक इज्तिमाई नाकामी की तल्ख हकीकत थी। और जैसा कि हमारे जराये बताते हैं, ये मैच इनफरादी कामयाबी और इज्तिमाई फतह के दरमियान हमेशा से जारी कशमकश की एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि आदात-ओ-शुमार सिर्फ हिंद से नहीं होते, वो एक पूरी कहानी सुनाते हैं। जी इस मामले में ये एक शानदार बहादुराना कोशिश की कहानी है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ इसलिए नाकाम रही क्योंकि उसे मतलूबा साथ नहीं मिल सका। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो कहानी कुछ यूं बनती है। न्यूजीलैंड ने एक बहुत बड़ा हदफ देकर भारत को शुरू से ही शदीद दबाव में डाल दिया। इस दबाव के जवाब में विराट कोहली ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो उनकी सलाहियत और जहनी मजबूती का सबूत है। और टीम को मैच में वापस ले आया। जी, और टीम को मैच में वापस ले आए। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, और बाकी टीम की तरफ से जरूरी मदद और शराकतदारी ना मिलने की वजह से भारत को 42 रन की तकलीफ तय शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, ये कहानी इनफरादी हीरोइज्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर करती है। एक अजीम खिलाड़ी आपको मैच में वापस ला सकता है, आपको जीत के करीब पहुंचा सकता है। लेकिन लकीर पार करने के लिए पूरी टीम चाहिए। जी, जीत की लकीर पार करने के लिए पूरी टीम को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। ये वाकई गहरा और दिलचस्प तज्जिया का। और आखिर में ये मैच हमें टीम खेलों के बारे में एक बुनियादी और फलसफियाना सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? तवील अरसे तक क्या चीज ज्यादा याद रखी जाती है, एक हारने वाले मैच में किसी खिलाड़ी की शानदार इनफरादी कोशिश, या एक ऐसी इज्तिमाई भले ही गैर मुतासिर कुन फतह जिसमें कोई एक खिलाड़ी गैर मामूली तौर पर नुमाया ना हो? ये तो बहुत गहरा सवाल है। कोहली के ये 124 रन क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, लेकिन उनके साथ हमेशा ये भी लिखा जाएगा कि टीम ये मैच हार गई थी। ये मैच हमें इसी सवाल पर गौर करने की दावत देता है कि खेल में असल चीज क्या है, अमल की खूबसूरती या सिर्फ नतीजा।